जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा की जो हमारी सीरीज चल रही है, आज का उसका टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की मूल संरचना, आधारभूत संरचना या मूल ढांचे का सिद्धांत। यह आज का टॉपिक है। बोर्ड पर आज जो लिखा है वो आप लोगों के लिए कुछ भी काम करनी है, उसको आपको नहीं ध्यान रखना है। वो एक कहानी के तौर पर आपको चीजें समझना है। नोट्स मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे आपके नंबर पर प्रोवाइड करवा दूंगा, किस तरीके से आपको आंसर फ्रेम करना है। आज आंसर आपका बोर्ड पे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। दूसरी चीज, टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दूंगा और कमेंट में मुझे बता देना आप, तो टेलीग्राम पर, फेसबुक पे, सब जगह मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। इसकी चिंता मत करना, आप नहीं मांगोगे तो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। बेसिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, क्योंकि मेंस में हम लोगों को टॉपिक दे रखा है। तो एक क्वेश्चन तो पहले बन चुका है प्रीवियस ईयर में कि विभिन्न वादों या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिए गए उसके आधार पर संविधान की मूल संरचना को समझाइए। अब आपसे हो सकता होगा ऐसा भी पूछ ले कि मूल संरचना के तत्व क्या है, या केशवानंद भारती मामले को समझाइए, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसको समझना है हम लोगों को आज। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखना। आई थिंक, मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। हो सकता हो कुछ लोगों ने पढ़ा हो, लेकिन मैक्सिमम चीजें मैंने जैसे देखी है कि मैं पढ़ा रहा हूं तो कई लोग मुझसे कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमने बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी है। तो बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले आप लोगों को यह समझना है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या चीज है, कैसे आया, उसकी क्या विशेषता है। तो उसकी क्या विशेषता है और वो कैसे आया और क्या है, ये चीज हमको पढ़ना है। लेकिन उन सब में हमको सबसे पहले पढ़ना है कि कैसे आया, कहां से आया, ये है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैसे आया उसको पढ़ेंगे और उसके बाद आएंगे क्या है और उसकी विशेषता क्या है। 3 मार्क्स के हिसाब से डेफिनेशन कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसकी विशेषता क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। देखो दोस्तों, हम लोगों को क्या पढ़ना है, बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम लोग ये समझे कि हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कुछ प्रावधान जो है 26 नवंबर 1949 को भी लागू हो गए थे। अब इनमें क्या हुआ कि जो कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन 26 नवंबर 1950 में जब संविधान लागू हुआ उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामले गए बहुत सारे, मतलब बहुत सारी उलझने आई संविधान लागू होने के बाद में ही। क्योंकि हमारे कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिनमें बहुत ज्यादा विरोधाभास होता है। एक आर्टिकल की वजह से किसी व्यक्ति को, यदि हम किसी नागरिक को सेटिस्फाई करने जाएं तो दूसरे आर्टिकल उसका उल्लंघन करता है। मैंने जब आपको प्रस्तावना पढ़ाई थी तो जब ये स्पष्ट रूप से कहा था कि दो अस्पष्ट प्रावधानों को समझने में मदद करता है, 2 आर्टिकल को समझने में मदद करता है यदि विरोधाभास हो तो। आज वही चीज हम लोग समझने वाले हैं कि ये मामला आया कैसे। भारत देश स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र होने के बाद में उसका संविधान अपना खुद का बनाया, और संविधान लागू होने के बाद में क्या हुआ, हमारे देश का जब संविधान लागू हुआ तो हमारी ये जो कहानी है वो टिकी हुई है किसके ऊपर, आर्टिकल 13, आर्टिकल 368, आर्टिकल 14, 15, 16, डीपीएसपी भाग 3 का जो मूल अधिकार है 14, 15, 16, 17 पे है ना। अब भाग 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स दिए और भाग 4 में आपके डीपीएसपी दे रखा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व क्या होंगे। इस पे हमारी ये कहानी टिकी हुई है। और इन कहानी के बीच में 3-4 लोग और है। पहले व्यक्ति है जवाहरलाल नेहरू साहब, दूसरे व्यक्ति है नानी पालकीवाला, तीसरी महिला है इंदिरा गांधी, और एक साहब है के कामराज साहब। ये 4 लोगों के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और नानी पालकीवाला कौन है, नानी पालकीवाला वकील है। तो ये वकील ने सुप्रीम कोर्ट के कैसे छक्के छुड़ाए थे आज आप लोगों को जानने को मिलेगा, और क्वेश्चन कैसे लिखते हैं ये भी आप समझना। बेसिक स्ट्रक्चर समझना है तो आज आनंद लेके पढ़ लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। भले ही थोड़ा रोक के पढ़ लेना, लेकिन पढ़ना जरूर इसको, क्योंकि आपको समझ में ये आएगा। तो नानी पालकीवाला, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 13, आर्टिकल 368, 14, 15, 16 आर्टिकल, डीपीएसपी में क्या है। जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो जवाहरलाल नेहरू साहब का ऐसा कहना था, आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। आर्थिक लोकतंत्र, इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी के बिना क्या है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। और डॉक्टर BR अंबेडकर साहब का ऐसा कहना था कि सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। इसका मतलब मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था तभी कहा था कि भारत देश जो है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, ना कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ तो आपके महात्मा गांधी साहब तो पहले ही स्वर्गवासी हो गए थे, उनकी मृत्यु तो पहले हो चुकी थी।
लेकिन 1950 आते आते क्या हुआ, हमारे देश में जो जब आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद में सबसे कद्दावर नेता जो थे आपके सरदार पटेल, वो तो चले गए थे, लेकिन उसके बाद बचे थे जवाहरलाल नेहरू साहब। और जवाहरलाल नेहरू साहब का जो है समाजवाद में काफी विश्वास था। मैंने आप लोगों को बताया था कि समाजवाद एक ऐसी टोपी है जिसको हर कोई पहन रहा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में यह कहा गया। तो कौन थे आपके प्रधानमंत्री उस समय? जवाहरलाल नेहरू साहब। और जवाहरलाल नेहरू साहब के पास केंद्र में भी सरकार, राज्य में भी सब कांग्रेस पार्टी की सरकार, और इतने बड़े नेता है और उनकी मेजोरिटी, फुल मेजोरिटी के साथ में। दो चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जब कभी भी सरकार पावरफुल है, प्रधानमंत्री पावरफुल है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या हो जाएगा? पावरफुल नहीं रह जाएगा। राष्ट्रपति क्या होगा? पावरफुल नहीं रहेगा। राज्यपाल क्या होगा? पावरफुल नहीं रहेगा। लेकिन यदि सरकार अल्पमत की है तो सुप्रीम कोर्ट पावरफुल हो जाता है, तो राष्ट्रपति पावरफुल हो जाता है यदि गठबंधन की सरकार होती है। तो ये क्या है? नियम है, नीति है, ये मान के चलिए आप। अब हमारी कहानी चालू होती है कि भैया जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके बाद में कुछ कार्यक्रम चलाए गए, जैसे कि जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम। जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की बात करें तो लैंड रिफॉर्म्स की बात करें, जैसा कि मैंने यहां पर लिख रखा है, भूमि सुधार या जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए गए। जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम में बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन हमको वहां नहीं जाना, चकबंदी भी आती है उसके अंदर, लेकिन अभी हमको जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम को समझना है और आरक्षण से रिलेटेड मामले को थोड़ा सा समझना है, ज्यादा नहीं समझना है। तो सरकार ने क्या करा? जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए। किस लिए चलाए? कि भाई जो बड़े जमींदार लोग हैं उनकी जमीनें ले करके, बल्कि ये कहे कि छीन करके, एक हिसाब से देखा जाए तो ले करके जमीन किस में बांट दिया जाए? गरीब किसानों में बांट दिया जाए। उनका ऐसा कहना था नेहरू साहब का कि भैया जमींदार तो होना ही नहीं। बल्कि सरकार जो थी कांग्रेस की अलग अलग राज्यों में, उनका भी यही कहना था कि जो जमींदार है वो नहीं होना, बीच में राज्य का और किसानों का दोनों से एक दूसरे से लिंक होना चाहिए, क्योंकि कृषि किसका विषय हो गया? राज्य का विषय हो गया। तो ये चीज हमको समझना है ना। तो जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत क्या करना था कि भैया जो बड़े किसान हैं, सॉरी बड़े जो जमींदार हैं, उनके पास जो भी जमीन है वो उनसे लेकर के छोटे छोटे किसानों को बांट दी जाए। तो इस तरीके से ये हमारा कार्यक्रम चलाया। तो हमारा जो संविधान है उसके आर्टिकल 19F में लिखा है कि संपत्ति का मौलिक अधिकार होगा, और आर्टिकल 31 में भी लिखा हुआ है कि संपत्ति का मौलिक अधिकार होगा। अब मौलिक अधिकार क्या है? फंडामेंटल राइट्स क्या है? ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है ना। तो ये मौलिक अधिकार हो गए। और मौलिक अधिकार विशेष अधिकार है, इनका यदि उल्लंघन होता है तो हम क्या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत हम कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ही जाना जरूरी है, तो वहां जा सकते हैं। तो ये जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत क्या हुआ कि व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स छीने गए। अब व्यक्ति के जब फंडामेंटल राइट्स छीने गए तो इसका मतलब यह हुआ कि क्यों छीने गए, ये कार्यक्रम ही क्यों चलाया। जैसे मैं कहूं आप लोगों से कि अभी लॉकडाउन की वजह से, मैं जैसे टीचर हूं, हमारे पिताजी जो है काम करते हैं, रोजंदारी से काम करते हैं, हमारे भैया पेंटिंग का काम करते हैं, पैसा घर में नहीं आ रहा है। आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास पैसा है, और आपसे ऐसा कहे कि आपके पास खूब पैसा है तो ये जो पैसा है अपन क्या करें? गरीबों में बांट दें, क्योंकि हमको आर्थिक समानता स्थापित करनी है, हमको सामाजिक समानता स्थापित करनी है। तो मतलब डीपीएसपी जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, वो ये कहते हैं कि भैया आर्थिक समान, मतलब महिलाओं को समान वेतन, समान काम के लिए समान मजदूरी। तो आप लोगों का दिमाग होगा खराब, क्योंकि आपने मेहनत से पैसा कमाया है। आप चलने दोगे क्या इस बात को? और संपत्ति का मौलिक अधिकार आपका फंडामेंटल राइट से, अभी तो हालांकि नहीं है, हटा दिया गया उसको, लेकिन समझो उस टाइम पे क्या था? संपत्ति का मौलिक अधिकार था। और आर्टिकल 14 आपसे समानता की बात करता है कि राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यह कहानी समझने से पहले आपको दो आर्टिकल समझना है। मामला उठा कहां से, क्या हुआ? एक मामला उठा भैया चंपकम दोराइजन मामला वर्सेस मद्रास सरकार। चंपकम दोराइजन मामला वर्सेस क्या हो गया? मद्रास सरकार। राज्यों ने क्या करा? शिक्षा में आरक्षण को लेकर अलग अलग राज्यों ने अलग अलग प्रावधान किए। शिक्षा को लेकर राज्य ने आरक्षण चालू कर दिया। धीरे धीरे, आरक्षण शुरुआत में नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आरक्षण देना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन किया गया कि समानता का अधिकार है 15 जो है हम लोगों का। फिर आज जब इसका उल्लंघन हो रहा, फंडामेंटल राइट्स का आरक्षण लागू कर दिया गया, तो इस तरीके से चंपकम दोराइजन मामला स्टार्ट हुआ। और यहां से हमारी कहानी चालू होती है कि भैया राज्य सरकार ने जो आरक्षण दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। तो पहला मामला तो फिलहाल के लिए यहां पर हम लोग छोड़ते हैं, क्योंकि आरक्षण से रिलेटेड इसको हम लोग जब अपने मूल अधिकार पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो ये पहला मामला उठा।
अब इस तरीके के मामले न उठे, इसलिए क्या हुआ, नवी अनुसूची लाई गई प्रथम संविधान संशोधन करके। आप लोगों ने अनुसूचियां पढ़ी है, लेकिन इसको समझने से पहले आप पहले इसको समझो, आर्टिकल 13 क्या और आर्टिकल 368 क्या है, 368 क्या है। हमारे संविधान में 22 भाग है और उन 22 भाग में से भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं और आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बता के रखी हुई है, 368 में संविधान संशोधन की प्रोसेस बता के रखी है। आर्टिकल 13 यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का अधिकार होगा, न्यायिक समीक्षा का अधिकार होगा। कब न्यायिक समीक्षा का अधिकार होगा, जब व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाएं। व्यक्ति के जब फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाएं तो जुडिशियल रिव्यू का पावर होगा किसको, सुप्रीम कोर्ट को। न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसको होगा, सुप्रीम कोर्ट को। इसका मतलब यह है जब आपके फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे हैं, आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और यदि सरकार ने कोकोई कानून बनाया है जो आपके मूल अधिकारों का हनन करता है, तो वो क्या कर सकते हैं, उनको अविधि मान्य घोषित कर सकते हैं, ये कहता है। और 368 आपको संशोधन की प्रक्रिया बताता है ना। दोनों को समझना, पहले फंडा समझना। आर्टिकल 3(2) में क्या लिखा हुआ है, 3(2) में ये बात आप पॉइंट नोट करके रखना, आपको काम आने वाली है। आर्टिकल 3(2) में लिखा है, यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाएगा, यदि कोई स्टेट की, राज्य का मतलब यहां से समझना पार्लियामेंट से लेकर के तो पंचायत तक, ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ राज्य का मतलब आ जाएगा। राज्य में सब कुछ आ जाएगा, पूरा भारत समझ लो आप एक हिसाब से देखा जाए तो, है ना। राज्य का मतलब यहां से राज्य से नहीं है, राज्य की परिभाषा लिखी हुई है, ये हमको समझना 13 में, है ना। लेकिन अभी उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में आएगा वो, ठीक है। राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा भैया, या बनाता है जो फंडामेंटल राइट्स से अंगत हो, मतलब मूल अधिकारों से असंगत हो। राज्य यदि कोई ऐसी विधि बनाएगा जो मूल अधिकारों से असंगत हो, तो उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। दिमाग खराब लक्ष्मीकांत पढ़ के, उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। क्या मैटर है, उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हमारे सरकार ने कोई कानून बनाया और उसने कानून में 10 प्रावधान डाले हैं, यदि उन 10 प्रावधान में से 2 प्रावधान ऐसे हैं या 3 प्रावधान ऐसे हैं जो संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए उसका उल्लंघन करती है, तो वो 2 ही प्रावधान क्या होंगे, हटेंगे, बाकी 7 प्रावधान नहीं हटेंगे। तो ये क्या होगा अपना, कि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी, मतलब पूरा असंवैधानिक नहीं होगा, जो हटा रहे हैं वही असंवैधानिक होंगे, है ना। इसको समझना, और भी बहुत सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन क्या है मैटर कि अपने को वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करना, फिर भी बड़ा तो होगा, ये बात समझो। तो पहले तो राज्य का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया कि भारत से मतलब है कुल मिला के संसद से लेकर पंचायत तक की हम लोग बात कर रहे हैं। फिर विधि की बात करें तो विधि में यहां पर उन्होंने शब्द को डिफाइन करके रखा है 3(13) में। 3(13) में उन्होंने विधि के शब्द को परिभाषित करके रखा है। विधि का मतलब होगा अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, आदेश, ऑर्डर, नियम, रूल्स, विनियम, मतलब अधिसूचना, नोटिफिकेशन और रूढ़ि प्रथा, है ना। ये चीजें वहां पर लिखी हुई है कि विधि का मतलब ये होगा, और 2-1 बातें और लिखी हुई है। लेकिन ये चीज क्या है, अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि प्रथा, ये सब चीजें लिखी है। ये बात नहीं लिखी है कि संविधान संशोधन अधिनियम, कहीं वहीं नहीं लिखा है। अब ये बात वहां पर क्यों नहीं लिखी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये कोइंसिडेंटली हुआ, क्या हुआ ये अपने को भी नहीं पता, लेकिन ये वहां पर नहीं लिखा है कि संविधान संशोधन अधिनियम आता है। विधि की परिभाषा का मतलब है सामान्य कानून, विधि की परिभाषा का मतलब है सामान्य कानून। तो ये कहा गया भैया विधि में अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, ये क्यों आप लोगों को काम आएगा भी 368। और 368 हमको क्या बताता है, संविधान में संशोधन करने की प्रोसेस बताता है। तो संविधान संशोधन अधिनियम कहीं भी क्या हुआ है, नहीं लिखा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, यूपी पंजाब के द्वारा जो जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के पास में क्या होता है, अब ये चंपकम दोहराइजन वाला मामला तो चलता है, और प्रथम संविधान संशोधन कर देती है इस मामले की वजह से, आरक्षण वगैरह के मामले की वजह से। कौन, नेहरू जी की गवर्नमेंट। नेहरू जी की गवर्नमेंट ही कह सकते हैं, उनके पास मेजोरिटी थी। तो 1951 में, 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उसके बाद में पहली बार हमारे संविधान में संशोधन किया गया, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के नाम से जो जाना जाता है, जिसमें संशोधन करके हमने क्या करा, नवी अनुसूची को जोड़ा गया, 9th शेड्यूल को जोड़ा गया, और 9th शेड्यूल को जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा, न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा। इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स छीने जा सकते हैं कहीं ना कहीं, न्यायिक समीक्षा से उसको बाहर रखा, जुडिशियल रिव्यू से उसको बाहर रखा, ठीक है। और लैंड रिफॉर्म्स के जितने भी मामले थे वो सब 9th शेड्यूल में डाल दिए गए, जो कि आपको प्रीलिम्स के टाइम पे टाइम पास के तौर पे पढ़ा दिया जाता है, इतना, है ना।
और पैसे भी आपसे मेंस के नाम पे लूट लिए जाते हैं। आप समझना क्या है वो लैंड रिफॉर्म्स के जितने भी मामले हैं 9वीं अनुसूची में डाल दिए गए। इसका मतलब उसको वो न्यायिक समीक्षा से बाहर हो गए, उनकी जांच नहीं की जा सकती सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यदि वो गलत कानून बनाया है। और प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा यह डाला गया संशोधन करके कि सामाजिक आर्थिक पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकता है और कानून की रक्षा के लिए संपत्ति के अधिकार की व्यवस्था की गई। यह करा गया 1951 के द्वारा। अब हमारी कहानी घूमेगी कहां पर? 9वीं अनुसूची पर घूमेगी। 9वीं अनुसूची में जो जमींदारी उन्मूलन मामला है वो जोड़ा गया और जुडिशियल रिव्यू से उसको बाहर रखा गया है। तो फंडामेंटल राइट्स नानी पालकीवाला, नेहरू जी, इंदिरा गांधी और के कामराज की, हम लोगों को मोरारजी देसाई भी बीच में आने वाले हैं। तो ये मैटर होता है दोस्तों 1951 में क्या करता है, ऐसे सारे मामले। इसका मतलब क्या होगा कि यदि किसी भी व्यक्ति की जमीन छीन ली जाती है जमींदारी उन्मूलन के तहत तो उसको जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। तो 1951 का जो पहला मामला आता है, 1951 का जो पहला मामला आता है उसको जाना जाता है शंकरी प्रसाद के मामले के नाम से। शंकरी प्रसाद एक व्यक्ति थे और प्रथम संविधान संशोधन को उन्होंने चुनौती दी। कैसे आप किसी के फंडामेंटल राइट्स छीन सकते हो जुडिशियल रिव्यू के बाहर, उसको कैसे कर सकते हो? ये भाई कहां गया है? सुप्रीम कोर्ट मामला गया, जमींदारी उन्मूलन से रिलेटेड था। इनका ऐसा कहना था कि भैया ये जो 9th अनुसूची है, जो प्रथम संविधान संशोधन किया गया है, ये क्या है? असंवैधानिक है। यह फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, आर्टिकल 13 का उल्लंघन करता है। क्योंकि आर्टिकल 13 में क्या लिखा हुआ है कि राज्य कोई ऐसी विधि बनाएगा जो फंडामेंटल राइट्स से उल्लंघन करती है तो वो उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। तो ये जो 9वीं अनुसूची डाली गई है, आप हमारी जमीन कैसे छीन सकते हो? ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है, इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इसलिए इसको शंकरी प्रसाद का मामला जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सरकार सही है, सरकार ने जो संशोधन किया है वो सही है। ध्यान रखना, लोकतंत्र हो चाहे राजतंत्र हो, कुछ भी चीजें हो, राजतंत्र की तो बात नहीं कर रहे हम लोग, लोकतंत्र की बात करते हैं। अगर सरकार पावरफुल है, मैंने पहले ही बताया था, तो सुप्रीम कोर्ट क्या हो जाएगी? थोड़ी नरम पड़ जाएगी। लेकिन अगर सरकार अल्पमत में है तो सुप्रीम कोर्ट पावरफुल हो जाएंगे, राष्ट्रपति पावरफुल हो जाएंगे, इधर सरकार राज्यपाल पावरफुल हो जाएंगे। इस चीज को आप समझना। तो भैया आपकी क्या हुआ? सरकार सही है, सुप्रीम कोर्ट, नेहरू जी मत में थे। भैया नेहरू जी का मामला अलग था, उस समय उनके पास मेजोरिटी थी, जैसे आज मोदी जी के पास मेजोरिटी है। तो सरकार कहीं ना कहीं एक हिसाब से तानाशाह भी हो सकती है जब उसके पास मेजोरिटी रहती है। तो सरकार क्या हो गया? सही हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान संशोधन अधिनियम विधि की परिभाषा में ही नहीं आता, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो लॉ की डेफिनेशन में ही आता, वहां पर सिर्फ सामान्य विधियां बताई गई है। तो यह संबंध है आर्टिकल 13 आर्टिकल 368 का। पहला मामला यही रफा दफा होता है। ठीक है, फिर मामला आता है दूसरा, पश्चिम बंगाल का बेला बनर्जी का मामला। इस बेला बनर्जी के मामले में क्या है? पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, इनकी जमीन जो ले नहीं पा रही थी, एक शॉर्टकट में समझो, ज्यादा मामला अपने को समझना नहीं है। तो आपके जवाहरलाल नेहरू साहब ने क्या करा कि वो जो मामला था उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया, मतलब उसकी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती। अब आगे क्या होता है? एक मामला और आता है, सज्जन सिंह मामला। सज्जन सिंह मामला आता है 1965 में। सज्जन सिंह मामला 1965 वर्सेस राजस्थान सरकार के बीच का यह मामला है। आगे क्या होता है? 1964 के समथिंग 17वां संविधान संशोधन अधिनियम होता है। और यह 17वां संविधान संशोधन अधिनियम में क्या होता है? 44 और नियम बना के क्या करते हैं? 9वीं अनुसूची में डाल देते हैं। 44 और नियम बनाते हैं। भाई पंजाब सरकार, यूपी सरकार, अलग अलग जगह की सरकार क्या है, लोगों की जमीनें छीन रही है और गरीबों में बांट रही है। आपने सोचा किसको बांटी, हमको तो पता ही नहीं है। तो वो कहानी अपने को नहीं समझना है कि किसको बांटी किसको नहीं बांटी, अपन पूछने नहीं जाएंगे उनसे किसको बांटी है। 17वें अब समझना 1964 17वां संविधान संशोधन अधिनियम को चुनौती दी किसने? सज्जन सिंह मामले में। क्या था 17वां संविधान संशोधन? तो 44 ऐसे विषय जो भूमि सुधार से संबंधित थे उनको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। यह 17वां संविधान संशोधन जब हो रहा था, इसकी प्रोसेस चल रही थी, तब जवाहरलाल नेहरू साहब की स्वर्गवास को सिधार गए जवाहरलाल नेहरू साहब। ऐसा कहते हैं कि 1962 में जो हमारा भारत चीन युद्ध हुआ था उसका सदमा नहीं झेल पाए थे, क्योंकि हम लोग हार चुके थे चीन से। 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था, तो 1964 में जवाहरलाल नेहरू साहब स्वर्गवास हो गए थे, लेकिन ये 17वां संविधान संशोधन आ चुका था तब तक। अब बात को समझना, ये सज्जन सिंह मामले में चुनौती दी गई 17वें संविधान संशोधन को कि इनकी जमीन भी छीन रहे थे, क्योंकि कुछ मामले ऐसे थे कि हर की जमीन नहीं छीनेंगे, हर जमींदार की जमीन नहीं छीनेंगे। ये नियम बनाए थे, अलग अलग राज्य सरकार के अलग अलग मामले थे। तो अब यह क्या हो गया? सरकार ने बोला नहीं, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने बोला सरकार सही है,
शंकरी प्रसाद का मामला जो हम लोगों ने बोला वह ठीक है, सही है उसकी जगह पर। अब पुराने मामले को उन्होंने रिपीट किया और मामला क्या कर दिया, रफा दफा कर दिया। 1966 में आपकी आती है कौन, इंदिरा गांधी की सरकार। अब अपन ज्यादा सरकार की ओर नहीं जाएंगे, किसी दिन बोलोगे तो मैं सब और भी कहानी सुना दूंगा, बहुत लंबी कहानी, वैसे तो कम से कम 2 घंटे लग जाए, लेकिन इसको समझो कि इंदिरा गांधी की सरकार आती है कब, 1966 में। नेहरू साहब के मृत्यु होने के बाद में एक ही ऐसे कद्दावर नेता थे, मोरारजी देसाई, कांग्रेस के जो थे मोरारजी देसाई, शुरू में कांग्रेस की थे वो मोरारजी देसाई, वही प्रधानमंत्री पद के हकदार थे, लेकिन प्रधानमंत्री उनको पद नहीं मिला। और स्वतंत्रता के पहले वो क्या थे, गोधरा के डिप्टी कलेक्टर थे, और बहुत ही क्या है, खुददार व्यक्ति, कद्दावर नेता थे एकदम, तो उनका ही नंबर था। लेकिन क्या हुआ, इंदिरा गांधी, के कामराज साहब उस समय कांग्रेस के क्या थे, अध्यक्ष थे, तो के कामराज साहब ने क्या करा कि इसको, ये गुड़िया एक प्रकार से ये शब्द इस्तेमाल होता था इंदिरा गांधी के लिए, कठपुतली की तरह इनको नचाएंगे, इसलिए इंदिरा गांधी की सरकार आती है और वो अल्पमत में रहती है, उसको मेजोरिटी में नहीं मिलती है, मतलब मेजोरिटी पार्टी नहीं रहती है। अब सरकार कमजोर है, इसका मतलब कौन पावरफुल हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पावरफुल हो जाएगा। तो अब आता है 1967 में गोलकनाथ का मामला। ये गोलकनाथ है ना, गोल गोल करेगा, कहानी यहां से गोल गोल कर देगा। गोलकनाथ का मामला आता है 1967 में, और ये भी 17वें संविधान संशोधन अधिनियम को चुनौती देता है। सरकार कमजोर पड़ चुकी है, इंदिरा गांधी की सरकार उतनी पावरफुल नहीं है अभी फिलहाल की कंडीशन में, समझना आगे कैसे पावरफुल होगी। नहीं है बेचारी वो इंदिरा गांधी अभी फिलहाल तो गोलकनाथ में 2 भाई थे, हेनरी और विवियन गोलकनाथ साहब, ये 2 भाई थे, इनके पास 500 एकड़ जमीन थी। और गोलकनाथ वर्सेस पंजाब सरकार में मैटर हुआ कि पंजाब सरकार इनकी जमीन नहीं छीन पा रही थी, इन्होंने ऐसा कानून नहीं बनाया था। तो 17वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ऐसा मामला हुआ कि इनकी जमीनें छीनी जा सकती थी, और एक भाई मिनिमम 30 एकड़ जमीन रख सकता था। जब इनकी जमीन सरकार ने छीनने की कोशिश करी तो ये फंडामेंटल राइट्स के तहत, अभी फंडामेंटल राइट्स हटा नहीं है, कहां चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। और सुप्रीम कोर्ट में मामला जब गया तो पूरा इतिहास ही पलट गया, पूरा इतिहास बदल गया। जो पुराना इतिहास था फिर संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि संविधान संशोधन क्या होता है, विधि की परिभाषा में आता है। मतलब पुराना मामला पलट दिया, लेकिन इस पुराने मामले को पलटने के लिए 11 जजों की बेंच बैठी थी। पुराने मामले को पलटने के लिए सबसे पहले तो हिम्मत चाहिए, क्योंकि वो जो पुराने मामले थे उनका क्या, फिर वो तो ऐसे वापस से सब चीजें अपने को एक बार वापस दोबारा कहानी चालू करनी पड़ेगी। तो इन्होंने कहा कि विधि की परिभाषा में संविधान संशोधन अधिनियम आता है। अभी तक क्या कह रही थी कि नहीं आता नहीं आता नहीं आता, लेकिन अब कह रही है कि आता है आता है, और सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। कहानी समझ में आई कि सरकार पावरफुल नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट पावरफुल हो गई है, दबाव है, समझना उस चीज को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। फंडामेंटल राइट्स में संशोधन सरकार का अधिकार नहीं है, नहीं कर सकती है, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स इम्यूटेबल है, अपरिवर्तनीय है। फंडामेंटल राइट्स क्या है, अपरिवर्तनीय है। अगर वो अपरिवर्तनीय है तो उनमें संशोधन सरकार नहीं कर सकती है। और एक पुराने मामले से बचने के लिए उन्होंने कहा कि जो अतीत में मामले हो गए हैं वो फैसले इसके ऊपर लागू नहीं होंगे, वो फैसले वहीं रफा दफा हो गए। ये फैसले के बाद से आज भी जो भी चीजें होगी सब आज से लागू होगी। मतलब ये है कि पुराने मामले को हम यहां पर घसीट कर लेकर नहीं आएंगे। इस मामले पर हम लोग बाद में फंडामेंटल राइट्स में ज्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन अभी समझो कि पुराने मामले को, इन्होंने कहा कि पुराने मामले जो है यहां पर जो पुराना मामला हो चुका वो हो चुका है, लेकिन अब के बाद से सरकार जुडिशियल रिव्यू करेगी। वो मामले निपट गए, उन पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। सरकार का दिमाग खराब हो चुका है। 1967 में गोलकनाथ का जो मामला आया था, अब सरकार का दिमाग खराब हो चुका है। अब सरकार का दिमाग खराब हो गया है। अब सरकार ने क्या करा भैया, सरकार भाई 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 लाई गोलकनाथ के मामले को पलटने के लिए। अब 1971 की बात आई, इंदिरा गांधी ने क्या करा, चुनाव पहले ही करवा लिया। चुनाव थोड़ा बाद में होने वाला था। अभी 1966 से लेकर के 71 तक आपकी इंदिरा गांधी गई है। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति से कह के चुनाव पहले ही करवा लिया, और इस अब की बार क्या हुआ, मेजोरिटी में आ गई। 352 सीटें जीती उन्होंने, 352 सीटें, 352 सीटों से वो क्या हुआ, विजय होके आई। जैसे अभी आपके मोदी जी प्रधानमंत्री अभी सीटों के साथ में है, तो क्या कर सकते हैं इसका अंदाजा भी नहीं है। और अधिकतर राज्यों में भी क्या हुआ, मुख्यमंत्री किसके थे, इंदिरा गांधी के, मतलब अपने पिता की तरह वो भी हो गई। तो एक आम भाषा में, तो गलत भाषा में कहें अपन कि एक तानाशाह जन्म ले रहा था इंदिरा गांधी के अंदर। बहुत ही मतलब अजीब तरीके की बहुत घटनाएं तो बहुत सारी हुई है, लेकिन अब मैं सुना नहीं पा रहा हूं, दबा के रखा अपने अंदर, दबा लेता हूं नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 आया, 1971 आया, इंदिरा गांधी के द्वारा मेजोरिटी में आ चुकी है वो।
अब उनका ऐसा कहना था कि 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा संसद जो है किसी भी हिस्से को बदल सकती है, पार्लियामेंट क्या कर सकती है, किसी भी हिस्से को बदल सकती है। संशोधन करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, पहले बिल लेके आना पड़ता है, पार्लियामेंट में, लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा। भाई राज्यसभा में जाएगा, लोकसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, जिसको हम संविधान संशोधन अधिनियम कहेंगे। संविधान संशोधन हमारे टॉपिक में है, उसकी प्रक्रिया हम लोगों को पढ़नी है, कैसे होगा बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा इस वीडियो को देखना, आसानी से समझ में आएगा, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी वगैरह मौलिक करते हुए समझने के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, कहा कि भाई संसद संविधान के किसी भी हिस्से को पलट सकती है, हटा सकती है, फंडामेंटल राइट्स हो, कुछ भी हो, सब चीजें। और प्रेसिडेंट को संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक पर साइन करने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया, सिग्नेचर करने के लिए उसको क्या कर दिया गया, बाध्यकारी बना दिया गया। अब उसको बाध्यकारी बना दिया गया इसके तहत। तो कुछ चीजें ऐसी थी उस टाइम पे कि हम लोग क्या कर रहे थे, भाई ये 24वां संविधान संशोधन के तहत पावरफुल लेडी आ गई है और उसने 1971 में मामला कर दिया। फिर इसी के तहत क्या हुआ, इंदिरा गांधी सरकार ने, अब मामला आता है कौन सा, केशवानंद भारती मामला। अब इसमें 13 और 368 में भी उन्होंने संशोधन कर दिया कि संविधान संशोधन अधिनियम जो विधि की परिभाषा में ही नहीं आता। अब क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, ये सबको ही बदल दिया, उसने पलट ही दिया। इसके साथ साथ 24वें के साथ 25वां, 26वां, 27वां, 29वां, ये सारे संविधान संशोधन हुए। और इन सारे संविधान संशोधन के तहत बहुत सारी कहानी हुई है। 25, 26, 27, 29 में क्या है हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जनरल में समझो कि प्रीवी पर्स का मामला भी था, प्रीवी पर्स के मामले हटा दिए, राजाओं को हटा दिया, रजवाड़े वगैरह थे सब, जो उनको बहुत सारा पैसा मिलता था, उनको प्रीवी पर्स जो है वो बहुत सारा पैसा मिलता था, उनको एक फिक्स अमाउंट था कि राजा को मिलेगा। अभी इसीलिए इनके क्या हेरिटेज बन गए, इनके बड़े बड़े वो बंगले थे। वो मामला भी प्रीवी पर्स वाला भी मामला बताऊंगा किसी दिन, मेरे दिमाग में जब मूड हुआ ऐसी हंसी मजाक के तौर पे, क्योंकि वो कहानी एक अजीब कहानी है, मजा आएगा उसको भी पढ़ने में। प्रीवी पर्स क्या चीज है। केशवानंद भारती मामला आया। अब केशवानंद भारती मामले में क्या हुआ कि 24 अप्रैल 1973 को जो केशवानंद भारती मामला आया, इस चीज को लेकर कि उनकी जो मठ की संपत्ति है, केशवानंद जी केरल के एक शंकराचार्य थे, बहुत पैसा, खूब पैसा था। आज की तारीख में, आज की कंडीशन में देखो तो एक बाबा है, कोई से गाड़ी वगैरह चलाते हैं, चश्मा भी लगाते हैं, कुछ क्या नाम है उनका, ईशा फाउंडेशन करके चलाते हैं वो, तो मैं थोड़ा कम ही देखता हूँ इन सब चीज़ों को, लेकिन खूब पैसा था इनके पास, बहुत सारे मठ थे इनके और शंकराचार्य थे, बहुत बड़े थे ये। तो भारत के एक हिसाब से शंकराचार्य का पद आपको पता है कि कितना बड़ा होता है, और इन मठों की वजह से इनके बहुत सारी इंडस्ट्री चलती थी, उद्योग चलते थे, वो सारी संपत्ति सरकार जब्त करना चाहती थी। तो ये कहां चलेगा भैया, केशवानंद भारती मामला सुप्रीम कोर्ट गए। 24 अप्रैल 1973 का ये मामला है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। सबसे बड़ी अब तक की हमारी जजों की बेंच बैठी, बंद मत करिएगा कैमरामैन साहब, ऐसे ही कर लेंगे काम अपन, जरूरत नहीं है। तो 24 अप्रैल को सबसे बड़ी जज, मतलब 13 न्यायाधीशों की बेंच बैठी, 13 न्यायाधीश की बेंच बैठी। अब क्या हुआ, ये सब मामले हुए, गोलकनाथ के मामले और ये सब इनकी मठ की संपत्ति छीनने वाले थे, तो सुप्रीम कोर्ट का मामला हुआ। एम सीकरी साहब थे उस समय। तो 7 और 6 के मामले में पक्ष और विपक्ष में फैसला हुआ। 7 इसके क्या हुए, पक्ष में पड़े और विपक्ष में 6 वोट पड़े थे। इसका मतलब यह है कि 6 ने सरकार का साथ दिया था और 7 इधर मामला हुआ। तो इस मामले में देखा जाए तो केशवानंद भारती जीत तो गए थे वैसे, लेकिन केशवानंद भारती की हार हो गई थी। एक हिसाब से देखा जाए तो हार है तो नहीं थे, लेकिन भारत की जीत हुई थी। और संविधान के इतिहास में केशवानंद भारती का जो मामला है वो मामला सबसे ऐतिहासिक मामला है। उसके बिना हमारा संविधान बच नहीं सकता था। अगर सरकार तानाशाह हो जाए तो पूरा संविधान खत्म कर सकती है। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता निकाला केशवानंद भारती के मामले में। उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में पाकिस्तान के एक जज है, कार्नेलियस नाम के जज थे, वो भारत के ही व्यक्ति थे, इलाहाबाद में ही पढ़े, इलाहाबाद में ही उन्होंने अध्ययन किया था, लेकिन बाद में उन्होंने पाकिस्तान में रहने का सोचा। तो वहीं पर कहा उन्होंने कि कुछ संविधान के फंडामेंटल फीचर होते हैं, संविधान के जो कुछ फंडामेंटल फीचर्स होते हैं उनको याद किया उन्होंने। फिर अमेरिका में संविधान में हर बात एक शब्द आता है, बेसिक स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक शब्द आता है अमेरिका में, ठीक है, उसको भी करते हैं। अमेरिका में एक शब्द आता है ये। इन सबका अध्ययन किया और उसके बाद में एक नई अवधारणा दी, मूल ढांचे का सिद्धांत। अब आप लोगों को कहानी यहां पर आके अटकी। आप सोचो कि डायरेक्ट यहां से क्यों नहीं बताया, तो ये इसका बैकग्राउंड है। ये सबकी कहानी एक ही जगह टिकी है। और यहां पर क्या हुआ है, नानी पालकी वाला साहब वकील है,
सरकार के छक्के छुड़ा दिए उन्होंने और सुप्रीम कोर्ट के भी छक्के छुड़ा दिए थे, सबके छक्के छुड़ा दिए थे। देखना कैसे, यहाँ पर केशवानंद भारती और ये सब गोलकनाथ मामले में और इनमें सब में नानी पालकी वाला ही थे। और नानी पालकी वाला का नाम था, क्या मजा आता था नानी पालकी वाला का सुन सुन के। हमारे सर किस्से सुनाते थे उनके, सोशल साइंस वाले। तो मूल ढांचे का एक सिद्धांत दिया, कार्नेलियस साहब को याद किया, इलाहाबाद के थे, उन्होंने भी बताया, ये बातें अमेरिका में भी लिखी थी। सरकार बोले यो कहीं दादा भैया मालवा हमको समझ नहीं आया, मूल ढांचे का सिद्धांत क्या, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत क्या है। तो क्या है बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत? संविधान की कुछ ऐसी आधारभूत विशेषताएं होती है या ऐसी मूलभूत विशेषताएं होती है जिनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। उनमें संशोधन करने का मतलब है नए संविधान का निर्माण करना, और सरकार को यह अधिकार नहीं है, और सरकार की यह शक्ति जो है वो सीमित है संशोधन करने की शक्ति। वो मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। हमको नहीं आया समझ में, सरकार ने कहा हमको नहीं आया समझ में, आप बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रुको, समय आने दो, बताते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा हम लोगों को बताने में, रुको। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट, भैया ऐसा होता है कि सीकरी साहब थे उस समय, और सीकरी साहब जो है रिटायर होने वाले थे एक दिन बाद ही, मतलब एक दिन, मतलब जब रिटायर होने वाले थे उसी दिन फैसला आने वाला था भैया। और हर किसी की ये आदत होती है कि लास्ट टाइम पे वो सोचे कि भाई अपनी पारी खेल रहा तो रिटायरमेंट होके क्या करेगा, छक्का मार के जाए। भाई सचिन तेंदुलकर भी सोच रहा था कि मैं रिटायर हूं तो शतक मार के जाऊं, तो छक्का मारने की हर कोई सोचता है। तो इन्होंने भी फैसला दिया, क्या, मूल ढांचे का सिद्धांत बताया सरकार को कि ऐसी विशेषता जिनमें आप संशोधन नहीं कर सकते, उनमें संशोधन करने का मतलब है, उनमें परिवर्तन करने का मतलब है संविधान का निर्माण। और सरकार को यह अधिकार नहीं है, संसद को यह अधिकार नहीं है, यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ संविधान सभा को था, और संविधान सभा अब रही नहीं। तो क्या मैटर हुआ, एक एग्जांपल के तौर पे समझो कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इनको ये सब मामले बताए और उनकी एक लिस्ट दी कि भैया ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। उन्होंने भैया बताया एक लोकतंत्र के हिसाब से। देखिए, जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक गणराज्य सरकार की स्थापना करने की बात की गई है, तो अगर हम लोकतंत्र शब्द को हटा के राजतंत्र स्थापित करें तो एक नया संविधान निर्माण हो रहा कहीं ना कहीं, नया संविधान। लोकतंत्र को हटाना मतलब क्या है, प्रधानमंत्री को हटाना, राष्ट्रपति को हटाना, मतलब पूरा संविधान ही चेंज हो जाएगा राजतंत्र का मतलब। तो ऐसे जो कुछ शब्द है संविधान में, आप उनमें संशोधन नहीं कर सकते, उनको बदल नहीं सकते, उनको बदल नहीं सकते। ये चीजें कुछ लिस्ट बताइए, इसकी पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की जो शक्तियों का बंटवारा है उसमें चेंजेस नहीं किया जा सकता, न्यायिक समीक्षा में चेंजेस नहीं किया जा सकता, मूल अधिकार में चेंजेस नहीं किया जा सकता, और भी चीजें हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में चेंजेस नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद में हम संविधान की धर्मनिरपेक्ष का जो चरित्र है उसमें चेंज, ऐसे करके 20-30 मामले हैं, अलग अलग केसेस में अलग अलग मामले सुप्रीम कोर्ट ने दिए। उन्होंने कहा हम समय समय पर बताएंगे कि मूल ढांचा क्या है, इसकी लिस्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। संघीय चरित्र पे दाग मतलब उठाया नहीं जा सकता सवाल, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। हमारा जो फेडरल सिस्टम है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है ना, संविधान की सर्वोच्चता को चेंज नहीं किया जा सकता। ये चीजें कब बताई गई, केशवानंद भारती मामले में। और आपको रटवाया जाता है यही चीज। मूल ढांचे का सिद्धांत किसमें दिया था, 4 ऑप्शन, केशवानंद भारती मामला, गोलकनाथ मामला, बोम्मई मामला, वामन राव मामला। और भूल ही गया, हम तो कहीं करा बे। अरे यार, तो दोस्तों अब फंडा ये समझ में आया ना, मूल ढांचे का सिद्धांत क्या है। केशवानंद भारती मामले में समझाया गया कि ऐसी विशेषताएं जिनमें परिवर्तन करना मतलब संविधान का निर्माण करना। अरे सरकार चुप रहने वाली नहीं है, सरकार पागल थोड़ी ना है, चुप रहने वाली नहीं है। अगर सरकार चुप रहने वाली नहीं है तो सरकार ने क्या करा भैया कि 1973 के बाद में हम लोग कहानी कहां चली जाती है, मूल ढांचे का सिद्धांत खत्म हो गया है। अब थोड़ी सी कहानी और आगे की समझना क्या मैटर है। सरकार 1975 में इमरजेंसी लगती है, 1975। देखो दोस्तों, कुछ समस्या आ जाती है। अगर मोबाइल बीच में से बंद होता तो मैं जो कट वाला वीडियो है वो थोड़ा सा अलग से डाल दूंगा। हाँ, कुछ समस्या आ सकती है मोबाइल में, मुझे नहीं पता है क्या समस्या आई है इसमें, लेकिन अब देखते हैं। अगर बंद हो जाता तो मैं थोड़ा जो पार्ट बचा वो अलग से डाल दूंगा, है ना। तो अब क्या होता है, सरकार का दिमाग खराब हो जाता है। आपके संविधान में क्या होता है भैया कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 आता है 1976, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन इस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सरकार क्या करती है, न्यायालय की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है इसको बाहर कर देती है, न्यायालय की समीक्षा करने की चुनौती को बाहर कर देती है, उसकी शक्ति को कम कर देती है। भाई इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो भी चेंजेस हुए हैं, ये चीजें चेंजेस क्या हुआ कि न्यायिक समीक्षा की चुनौती को बाहर कर देते। 1976 से पहले हम 1975 पे आते हैं, वहां पर इमरजेंसी लगती है।
इमरजेंसी के टाइम पे सरकार ने केशवानंद भारती मामले के द्वारा जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया था उसको पलटने की कोशिश की। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। क्योंकि वो जो 6 पक्ष में थे उनमें से जो एक जज थे उनको क्या कर दिया गया था? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया था, जबकि चीफ जस्टिस कोई और व्यक्ति बनने वाले थे और सीनियोरिटी के हिसाब से चीफ जस्टिस बनाया जाता है। तो 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था उस समय, तब नानी पालकी वाला गए 1975 में और 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट के छक्के छुड़ाकर आ गए। यह कहा गया कि बिना रिव्यू पिटीशन के आप यहां पर इस फैसले पर सुनवाई कैसे कर सकते हैं, और 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के अंदर यह मामला रफा दफा कर दिया। वरना उनका ऐसा कहना था केशवानंद भारती मामले को ही पलट दो, केशवानंद भारती मामले में जो सिद्धांत दिया गया है उसी को पलट दो। बाद में एक जज ने खेद जाहिर किया था कि उस समय हम लोग गलत थे और अगर हम लोगों ने केशवानंद भारती मामले को पलटने की कोशिश की होती तो आज हमारा जो संविधान है वो संविधान नहीं रहता। क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया है हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती मामले में, वो हमारे संविधान की रक्षा करता है। और 1975 में इमरजेंसी के टाइम पे अधिकार जो छीने गए थे, जबलपुर में एक मामला हुआ था, वो मामला अलग से डालूंगा मैं, एमपी का हुआ था जबलपुर का मामला, जिसमें हेबियस कॉर्पस का मामला के नाम से जाना, बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले के नाम से बहुत फेमस है वो, उसको भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, बताऊंगा, टेंशन मत, मजा आएगा। आप लोगों मेरे साथ बने हो ना तो मजा आएगा। 1976 में ये मामला हुआ, लेकिन अभी ये मामला हुआ था कि सब कर सकती है, सब कर सकती है। यहां पर क्या हुआ भैया, 24वां संविधान संशोधन केशवानंद भारती मामले में बोला सब सही है, सब सही है, सब कुछ सही है, लेकिन एक शब्द उन्होंने जोड़ दिया, लेकिन आप मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। केशवानंद भारती मामले में यह कहा गया कि 24वां संशोधन सही है, 25वां भी सही है, 26वां प्रीवी पर्स वगैरह सब कुछ सही है, लेकिन आप मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। तो मूल ढांचे का मतलब क्या हो गया? बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब आप सब कुछ चेंज कर सकते हो लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। सरकार ने पूछा मूल ढांचा क्या है, उन्होंने लिस्ट पकड़ा दी उनको, बाद में धीरे धीरे एक एक करके लास्ट में फिर क्या होता है, हम 2 मामले और सुन के खत्म करते हैं। एक मामला आता है मिनर्वा मिल्स मामला, मिनर्वा मिल्स मामला आता है। मिनर्वा मिल्स जो है 1980 में आता है, 1980 में आता है, 1980 में ये मामला आता है मिनर्वा मिल्स वाला। और इसमें क्या कहा जाता है, मिनर्वा मिल्स मामले में भी यही कहा जाता है कि भैया न्यायिक समीक्षा वाला सिद्धांत दिया जाता है कि हाँ नहीं भैया ये मूल ढांचे में, जो 1976 का मामला आया था ना कि न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया, संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा न्यायिक समीक्षा की चुनौती को ही खत्म कर दिया, न्यायिक समीक्षा को ही बाहर कर दिया था। तो मिनर्वा मिल मामले में ये कहा किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि न्यायिक समीक्षा ही मूल ढांचा, अपने आप में न्यायिक समीक्षा मूल ढांचा है। अब मिनर्वा मिल्स मामले में यह कहा गया कि भाई न्यायिक समीक्षा ही क्या है? मूल ढांचा। इसके बाद एक मामला और आता है वामन राव मामला, वामन राव का मामला आता है, वामन राव का मामला आता है और यह सुप्रीम कोर्ट में वामन राव के मामले में 24 अप्रैल 1973 के बाद को दोहराया जाता है। क्या कहा जाता है इस वामन राव के मामले में? क्या कहा था केशवानंद भारती के मामले में? एक बार सुनना कि 24वां संविधान संशोधन 1971 जो आपने किया वो सब सही है ना, मतलब कहीं ना कहीं केशवानंद भारती हारे एक हिसाब से देखा जाए तो। 25वां भी सही है, 26वां भी आरक्षण से रिलेटेड था, प्रीवी पर्स को जो पैसा मिलता था, धन दौलत मिलता था, कंसोलिडेटेड फंड वाला जो मैटर था, वो सब कुछ समझाऊंगा किसी दिन मूड हुआ तो वामन राव मामले में ये कहा गया 24 अप्रैल 1973 को जो फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके पहले के मामले पे तो हम जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे, क्योंकि 1976 में कहा कि जुडिशियल रिव्यू को ही हमने हटा दिया है। और सरकार भाई जब वामन राव का मामला आया 1980 के टाइम पे, तो सरकार को उन्होंने कहा, अभी भी इंदिरा गांधी की सरकार थी, 1966 से 77 तक इंदिरा गांधी, फिर 80 से 84 तक फिर इंदिरा गांधी, बीच में मोरारजी देसाई आए थे, तो फिर इंदिरा गांधी बना, वही बात सुप्रीम कोर्ट। तो इन्होंने कहा जुडिशियल रिव्यू ही अपने आप में मूल ढांचा है, न्यायिक समीक्षा अपने आप में मूल ढांचा है। लेकिन फिर वामन राव का मामला आया, एक मामला था, ज्यादा हमको इसको डिटेल नहीं करना। वामन राव के मामले में कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के पहले जितने भी मामले हैं वो न्यायिक समीक्षा से बाहर है, अगर उनको 9वीं अनुसूची में डाल दिया तो। लेकिन 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती का जो मामला आया है, उसके बाद यदि आपने कोई भी ऐसा मामला 9वीं अनुसूची में डाला और जो आपके फंडामेंटल राइट्स छीन रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है 24 अप्रैल 1973 के मामले में। अभी तक तो किया नहीं है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है तो वो कर सकती है, क्योंकि ये न्यायिक समीक्षा का उल्लंघन नहीं कर सकती। और 9वीं अनुसूची में कुछ मामले अगर 24 अप्रैल के बाद डलेंगे तो उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये कहा गया किसके मामले में? वामन राव के मामले में। तो इतना फंडा आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। आई थिंक जो कहानी मैंने आप लोगों को समझाई है वो आपको समझ में आई होगी।
अब आप बोलोगे सर हमको समझा तो बहुत कुछ दिया लेकिन लिखेंगे कैसे? नोट्स 2 दिन लगेंगे, मुझे अभी टाइम लगेगा क्योंकि मैंने खुद ने कभी नोट्स आप लोगों को क्या है इस सिस्टमेटिक मेरा अपना नोट्स बनाने का तरीका है। अब मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा अच्छे से, 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। लिखेंगे कैसे वो भी आपको उसको पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। अगर आपसे ऐसा पूछे कि संविधान के मूल तत्व क्या है तो आप लिखोगे संविधान की सर्वोच्चता, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच में समन्वय और बंटवारा है, न्यायिक समीक्षा आएगी, उसके अंदर हमारे मूल अधिकार आएंगे, धर्मनिरपेक्षता, राज्य का जो कर्तव्य है, वो सारी चीज़ें ऐसी 20-25 लिस्ट में आप लोगों को दूंगा जिसको आप लोगों को याद रखना है, समझना है। और सारे केसेस, ये जो केसेस है शॉर्टकट की पॉइंट्स में 2-3 पेज में आपका काम, 2 पेज मिनिमम 2 या 2.5 पेज में मैं खत्म करने की कोशिश करके आप लोगों को इसको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपने सोचा कि केशवानंद भारती मामला हम लोगों को समझ आया, बाकी चीज़ें भी हम लोगों को समझ में आया, बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आया, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का प्यार बना रहे और मैंने एक 2.5 मिनट का ब्लोपर्स डाला है, जो गलतियां हुई हैं वो भी ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।